अब आप विमलेंदु पांडे से समाचार सुनिए। रक्षा खरीद परिषद की बैठक में आज भारतीय सैन्य बलों के लिए आवश्यक उपकरणों की खरीद के लिए 38,900 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में उत्पादों के स्वदेश में डिजाइन और विकास पर जोर दिया गया। आज जिन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई उनमें भारतीय उद्योगों से 31,130 करोड़ रुपए तक की खरीद शामिल हैं। उपकरणों का निर्माण भारत में किया जाएगा। इसमें विभिन्न सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी के साथ भारतीय रक्षा उद्योग शामिल हैं। इनमें से कुछ परियोजनाओं में लागत के 80% तक स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल होता है। अधिकतर परियोजनाओं में ये भारतीय उद्योगों को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के कारण संभव हुआ है। नई और अतिरिक्त मिसाइल प्रणालियों की खरीद से सेना के तीनों अंगों की ताकत में वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को द्वितीय विश्व युद्ध में विजय की 75वीं वर्षगांठ समारोह और संवैधानिक संशोधनों पर सफलतापूर्वक मतदान के लिए बधाई दी है। श्री पुतिन से आज टेलीफोन पर बातचीत में श्री मोदी ने भारत और रूस की जनता के बीच मित्रता के प्रतीक के रूप में मॉस्को में पिछले महीने की 24 तारीख को हुई सैन्य परेड में भारतीय दल के शामिल होने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने वैश्विक महामारी कोविड से निपटने के लिए उनके द्वारा किए गए प्रभावी उपायों पर भी चर्चा की। उन्होंने महामारी के बाद सामने आने वाली चुनौतियों से मिलकर निपटने के लिए परस्पर घनिष्ठ संबंधों के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संपर्क और विचार विमर्श जारी रखने पर भी सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने बताया कि वे इस वर्ष बाद में होने वाले द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के लिए श्री पुतिन की भारत यात्रा के लिए उत्सुक हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने श्री मोदी को फोन करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने सभी क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच विशेष तथा रणनीतिक भागीदारी और बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने चीन के ऐप पर लगाए गए प्रतिबंध को सही ठहराते हुए इसे डिजिटल स्ट्राइक बताया है। उन्होंने कहा कि ये कदम देशवासियों के निजी डेटा को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से उठाया गया। श्री प्रसाद ने कहा कि भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर किसी ने उसे आंख दिखाने की कोशिश की तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। भारत आत्मनिर्भर तभी होगा जब भारत सशक्त होगा और भारत हिम्मत से लोगों के हितों की रक्षा करेगा। आजकल 2 सी चल रहा है, एक है कोरोना और दूसरा है चाइना। भारत शांति में विश्वास करता है। भारत समस्याओं को बातचीत से सुलझाना चाहता है। भारत वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है। लेकिन जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, अगर भारत के साथ कोई आंख मिलाएगा तो भारत आंख मिला के जवाब देना भी जानता है। हमने सबों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन अगर चीन के लोगों ने जबरन लद्दाख में दबाव बनाने की कोशिश की, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो LOC है, तो उसके संधि का अतिक्रमण कर आगे आने की कोशिश की, तो हमारे जवानों ने जबरदस्त जवाब भी दिया। देश में कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर 59.52% है। पिछले 24 घंटों में 11,881 रोगी ठीक हुए हैं। स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 3,59,000 से अधिक हो गई है। इस समय देश में 2,26,947 रोगियों का इलाज किया जा रहा है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 93,000 से अधिक रोगी उपचार के बाद ठीक हुए हैं। लगभग 60,000 स्वस्थ हुए मरीजों के साथ दिल्ली दूसरे नंबर पर है। तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है, वहां करीब 53,000 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 की रोकथाम, नियंत्रण और प्रबंधन के लिए सभी स्तर पर सरकार की ओर से किए गए उपायों से मरीजों की तुलना में स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में इस समय संक्रमित लोगों की तुलना में स्वस्थ हो चुके लोगों की संख्या 1,32,912 अधिक है। समय रहते कोविड संक्रमण के मामलों के नैदानिक प्रबंधन से प्रतिदिन 10,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हो रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। सरकार ने कहा है कि देश में कोविड संक्रमण का पता लगाने के लिए जल्दी ही 1 करोड़ लोगों की जांच पूरी हो जाएगी।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि जांच के काम में तेजी लाने के केंद्र सरकार के विभिन्न उपायों की वजह से ये संभव हो पाया है। मंत्रालय के अनुसार अब तक 90 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। देश में इस समय 1065 जांच प्रयोगशालाएं हैं, जिनमें 768 सरकारी और 297 निजी प्रयोगशालाएं हैं। प्रयोगशालाओं की प्रतिदिन जांच क्षमता तेजी से बढ़ रही है। कल 2,29,000 लोगों की जांच की गई। गृह मंत्री अमित शाह इस समय दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इसमें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मौजूद हैं। गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में भाग ले रहे हैं। श्री शाह ने पिछले महीने की 18 तारीख को भी एक समीक्षा बैठक की थी। उन्होंने महामारी पर काबू पाने के लिए इस क्षेत्र के लिए एकीकृत कार्यनीति बनाने पर जोर दिया था। दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 89,802 हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोविड के रोगियों के इलाज के लिए प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन किया। ये बैंक नई दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज में स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस बैंक के लिए प्लाज्मा दान करने के लिए लोगों से बड़ी संख्या में आगे आने का अनुरोध किया। एक रिपोर्ट। प्लाज्मा देने के लिए इच्छुक दानकर्ता 1031 पर कॉल कर सकते हैं या फिर 8800007722 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके बाद डॉक्टर इच्छुक दानकर्ताओं से संपर्क करेंगे और उनकी पात्रता की जांच करेंगे। केवल वही लोग प्लाज्मा दे सकते हैं जो पहले कोरोना वायरस से संक्रमित थे और अब ठीक हो चुके हैं। 50 किलोग्राम से अधिक वजन वाले 18 से 60 आयु वर्ग के लोग कोविड-19 रोगियों के लिए प्लाज्मा दान कर सकते हैं। जो महिलाएं मां बन चुकी हैं और ऐसे लोग जिन्हें गंभीर बीमारी है वो प्लाज्मा देने के लिए पात्र नहीं हैं। डॉक्टर की सिफारिश के बाद ही प्लाज्मा दिया जाएगा। दिल्ली उन चुनिंदा राज्यों में से एक है जहां आईसीएमआर ने प्लाज्मा थेरेपी का परीक्षण करने की अनुमति दी थी, जो कि अभी भी परीक्षण के चरण में है। आईसीएमआर ने भी प्लेसिड ट्रायल शुरू किया है और इस अध्ययन का नमूना 452 है। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोरोना संक्रमण पर एक विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के डॉक्टर नरेश गुप्ता परिचर्चा में भाग लेंगे। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 से एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता फोन नंबर 011-2331-4444 और 1800-115767 पर कॉल कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर #AskAIR के जरिए भी सवाल पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण कोविड-19 के लिए महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरणों, पल्स ऑक्सीमीटर और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कीमतों पर नजर रख रहा है और देश में इनकी पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐसे उपकरणों की सूची बनाई है और प्राधिकरण से इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा है। सरकार जीवन रक्षक दवाएं और उपकरण सस्ती दर पर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। निर्वाचन आयोग ने 65 वर्ष से अधिक आयु के और कोरोना संक्रमित तथा इसके संदिग्ध रोगियों को डाक से वोट देने की अनुमति के अपने फैसले को सही ठहराया है। आयोग ने कहा है कि ये फैसला इसलिए किया गया है ताकि कोरोना संक्रमित लोगों के बीच न जाएं और वोट देने के अधिकार से भी वंचित न रहें। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी ने आयोग को पत्र लिखकर कहा था कि आयोग राजनीतिक दलों से सलाह मशविरा किए बिना चुनाव प्रक्रिया में बदलाव कर एक तरफा फैसले ले रहा है। पद्म पुरस्कारों के लिए 15 सितंबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन केवल www.padmaawards.gov.in पर दाखिल किए जा सकते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। तमाम दिन भर की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।